हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम इस अपने लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सेल साइकिल की स्टडी कर लेंगे। कंप्लीट सेल साइकिल के बारे में सब जानकारी लेंगे। अब देखिए सेल साइकिल क्या होता है, कैसे डिफाइन होती है। अब साइकिल है तो साइकिल का मतलब होगा, सिंपल सा समझना है आपको, कि कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो वो बार बार रिपीट करें, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे वो बार बार इवेंट्स रिपीट करेंगे तभी वो साइकिल बन पाएगी। अब इसमें देखिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो कैसे डिफाइन करती है, क्या बोलती है, ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, एक ऐसी साइकिल है, एक इवेंट्स का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट्स करती है और सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल, सेल के अदर कंस्टिट्यूट को भी क्या करती है, वो सिंथेसिस करती है। तो यहाँ पे जीनोम को मेन समझिए, यहाँ पे डीएनए, तो सिंपल समझिए आप कि डीएनए का रिप्लीकेशन भी होता है, डीएनए भी डबल होता है, और सेल के अदर कंस्टिट्यूट हैं उनको क्या करता है, वो उनकी भी सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कह रहा है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और इसके बाद फाइनली क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है किसमें, दो सेल में। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो हमने क्या किया इसमें देखा कि इसमें क्या बोला है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और डीएनए के अलावा अदर कंस्टिट्यूट हैं जिनको हम लोग कैसे जानेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब। तो वो उनकी भी सिंथेसिस होगी, वो नए नए बनेंगे, और ये जब बन जाएगा डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ऑर्गेनेल्स भी नए नए बन जाएंगे, तो फाइनली सेल क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये एनसीईआरटी के कहने का मीन्स है, उन्होंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए ये किसकी लैंग्वेज है, ये प्योर एनसीईआरटी है। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं कि नई डिफिनीशन देखेंगे, तो नई डिफिनीशन में क्या है, कह रहा है ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन ए सेल एज इट ग्रोस एंड डिवाइड्स। ठीक है ना, तो ये देखिए डीएनए का डुप्लीकेशन होना और अदर सेल कॉन्स्टिट्यूट का सिंथेसिस होना, ये किस में आ जाएगी, ग्रोथ में आ जाएगी, और फाइनली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारी जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल को हम लोग कैसे समझेंगे, सेल साइकिल में क्या क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी और सेल डिवीजन होगा, सिंपल से। ठीक है ना, अब सेल ग्रोथ में देखिए क्या क्या आ जाएगा, सेल ग्रोथ में क्या हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, और ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब ऑर्गेनेल सिंथेसिस होगी, ऑर्गेनेल की सिंथेसिस होगी। एक तरह से क्या है, तो वो भी डबल हो जाएंगे, वो भी दो दो हो जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, ऑर्गेनेल्स भी बनेंगे नए नए। ठीक है ना, अब इसमें सेल में फेज, सेल साइकिल में फेजेस देखते हैं इसमें से। तो फेजेस में दो फेज हैं, एक है इंटरफेज, दूसरा क्या है, एम फेज, ये इसी को माइटोसिस फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में फिर तीन फेज आ जाते हैं, जी1 फेज, एस फेज, एम फेज। जी1 फेज का नाम हम लोग क्या देते हैं, ग्रोथ फेज, या पहले हम इसको समझते हैं गैप फेज, गैप फेज 1। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। और जी2 फेज को गैप फेज 2, क्या बोलते हैं इसको, गैप फेज, इसको 2 और इसको 1। अब दिमाग में रखिए, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे फेज को हम लोग इससे समझते हैं, हमारे पास एक चार्ट है सिंपल सा, तो उससे समझते हैं। आइए देखते हैं उसमें से कि वो क्या कहना चाहता है, ये चार्ट है। ठीक है ना, आइए। तो हमारे पास देखिए ये ऐसे है कि ये सेल साइकिल, ये मैंने एक सेल साइकिल बनाई, इसमें हमने क्या क्या लिखा है, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज, ऐसे लिखा हुआ है। और हमेशा क्लॉकवाइज में चलिए, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लॉकवाइज में चलिए कि जी1 के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और जी2 के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस सेल साइकिल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं, या तो एस फेज में होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए डबल होता है, या डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल, ऐसे लिख दिया मैंने। और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एम फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, सेल डिवीजन। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन दो को पकड़ के चलिए। ये जो हमारे पास दो हैं फेज है, एक एस फेज हो गए, एक एम फेज हो गए, इनको पकड़ के रखिए। ठीक, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एम में और एस में हो रहा है, तो एम और एस के बीच जो टाइम गैप है, ठीक है ना, उसको गैप फेज 1 बोल देंगे, जिसका नाम हम जीवन रखते हैं, रखा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको गैप फेज 1 कहते हैं।
ठीक है ना। जीवन फेज किस लिए बोला है कि गैप फेज 1 बोलेंगे, जो एम और एस के बीच गैप है। ठीक है ना। तो जीवन को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीवन क्या है? टाइम गैप बिटवीन एम एंड एस। ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? एम और एस के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन फेज। ऐसे हम जी2 देख लेते हैं। तो जी2 किसका है? एस और एम का है। आप एम और एस नहीं बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज में ही चलना है, एस और एम के बीच में। तो जी2 क्या है? ये टाइम गैप किसका है? ये बिटवीन एस एंड एम, ऐसे। ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो? तो गैप फेज क्यों बोलते हैं उसको? इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात इसमें और देख लेते हैं। इसमें से देखिए, यहां से सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। ठीक है ना। यहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन स्टार्ट। ठीक है ना। और यहां पर क्या होता है? यहां पर लास्ट में क्या होता है? सेल डिवीजन कंप्लीट। सेल डिवीजन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है यहां पे। ठीक है ना। अब देखिए, सेल डिवीजन यहां पर स्टार्ट होता है एम फेज में जी2 के बाद, और जीवन के पहले क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो फेज है इसके बीच में ये जो टाइम गैप है, ठीक है ना, सेल डिवीजन के स्टार्ट होने पे और खत्म होने पे, कंप्लीट होने पे जो टाइम गैप है इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेज। अब देखो, यहां से लेके यहां तक इतना ये इंटरफेज है। ये यहां से चले हम। अब तो इंटरफेज में कौन कौन आ गया? जीवन आ गया, एस हो गया और जी2 हो गया। तो जीवन और एस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेज बोलेंगे। जीवन एस प्लस जी2। ठीक। अब देखिए, यहां पर स्टार्ट हुआ, सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ और यहां पर सेल का डिवीजन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके बीच में क्या हुआ? प्रिपरेशन ही तो हुआ सेल डिवीजन कराने के लिए। जो जितनी भी चीजें चाहिए वो प्रिपेयर हुए ना, एंजाइम से, ऑर्गेनेल से, डीएनए डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो सब प्रिपरेशन हुआ कि नहीं? यहाँ पे हुआ। तो इसलिए हम लोग एक नाम देते हैं इंटरफेज को, प्रिपरेटरी फेज। इस इंटरफेज को ही दूसरा नाम क्या है? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज इसका नाम देंगे। ठीक। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, सही है। दूसरा नाम और देखते हैं इसमें से। जो मेन काम है वो एम फेज में ही होता है। मेन काम हमारा क्या है? सेल डिवीजन है ना। तो मेन काम हमारा एम फेज में हो गया। बाकी में ऐसा लगता है जैसे रेस्ट में है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, सब रेस्ट में है, ऐसा लगता है। तो इसका एक दूसरा नाम हम लोग नाम देते हैं रेस्टिंग फेज। क्या नाम देंगे? रेस्टिंग फेज नाम दे देंगे हम लोग। रेस्टिंग फेज। क्लियर हो गई? तो प्रेपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज क्यों नाम देते हैं? और ये अदर नेम्स किसके? इंटरफेज के। और इंटरफेज में क्या क्या इंक्लूड होगा? जीवन, एस और जी2 इंक्लूड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, रेस्टिंग फेज है इसमें से। तो रेस्टिंग फेज हम लोग क्या, किस बेसिस पे नाम दिया गया है इसको? रेस्टिंग फेज में कि मेन काम किसमें होता है? सेल डिवीजन में। और ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग टाइम तक सारा काम सेल डिवीजन का जो होता है एम फेज में, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसा लगता है लॉन्ग टाइम तक ये ऐसे ही रेस्ट में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, अगर कोई सेल डिवीजन ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे जीवन हो गया, ये एस हो गया, और ये जी2 हो गया, एम हो गया। ठीक है ना। ये बहुत कम समय का रहता है ये। ठीक है ना। ये 95% ये इंटरफेज है। यहाँ तक 95% जो टाइम है यहाँ पे लगता है। यहाँ पे केवल 5% में, ओनली 5% टाइम लगता है और सेल का डिवीजन होता है। यहाँ पर सेल 2 डिवीजन कर लेती है डॉटर सेल में। क्लियर हो गई बात? ये इतनी छोटी सी बात है ये। अब देखो, इसको टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं इसमें। तो जो जीवन फेज है, एक्चुअल में जीवन फेज में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, 35 to 45% लग जाता है ये। अगर एक हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, आगे अभी और इसका डिस्कशन है, ह्यूमन सेल की बात करते हैं, तो अगर इस ह्यूमन सेल को कल्चर कराते हैं कहीं पर, न्यूट्रिएंट मीडियम में रख के कल्चर कराते हैं, तो वो 25 आवर में डिवीजन कर लेती है। ठीक है ना, 25 आवर में। तो उसको कैसे देखो, जीवन फेज में टोटल 25 का कितना, 35 to 45% लग जाता है, मतलब 8 से 12 घंटे लग जाते हैं इसमें से। और एस फेज में 25 to 35 33 ऐसा लग जाता है इसमें से। आप 35 भी कर लो इसको। 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। जी2 में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, 15% इसमें लग जाता है। और इसमें जो सेल डिवीजन है तो 5% ही टाइम लगता है टोटल, मतलब 1 आवर में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। मतलब इसमें से जो 23 आवर्स हैं उसमें केवल प्रिपरेशन होता है
इसलिए इसका नाम प्रिपरेटरी फेज। और 1 घंटे में उसका डिवीजन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि डिवीजन तो 1 घंटे में और बाकी तो रेस्ट में पड़े रहते हैं, इसलिए दूसरा नाम इसका क्या लिख देते हैं इसमें, रेस्टिंग फेज। क्लियर होगी हमारी इंटरफेज में क्या क्या आएगा, इनका नाम कैसे रखा गया, ये समझ में आ गया, क्लियर होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोग आते हैं, इसमें से कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी पॉइंट्स यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एनसीईआरटी पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि कोई भी जैसे यूकारियोटिक सेल है, तो हमारे पास जो यूकारियोटिक सेल है यहाँ पे, तो यूकारियोटिक सेल कैसी होती है, यूकारियोटिक सेल में कौन कौन आ गया, ह्यूमन सेल, उसको कल्चर कराया गया तो 24 आवर लग गया इसमें। ऐसे ही एक ईस्ट सेल भी है तो उसको 90 मिनट्स लगे, ठीक है ना। तो ये जैसे कोई मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है ना, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल लिखना चाहिए, सॉरी यूनिसेलुलर एनिमल ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है ना, यूनिसेलुलर एनिमल है कोई। अब उसमें से एक ही सेल है, अगर वो सेल डिवीजन करेगी तो 2 अलग अलग बन गए, तो ये खुद अपने आप में एक सेल एक एनिमल है, लिविंग है कोई भी। तो अगर डिवीजन के बाद अगर 2 सेल बन रही है तो एक तरह से 2 अलग अलग एनिमल बन गए कि नहीं बन गए, ये अलग अलग बन जाएंगे ये। तो एक तरह से इस वाले केस में जो यूनिसेलर है, यूनिसेलर का जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन क्या उस सेल डिवीजन को हम लोग क्या रिप्रोडक्शन ही कह सकते हैं। तो एक तरह से ये रिप्रोडक्शन भी हो गया हमारे पास में। क्लियर हो गई बात ये कि यूनिसेलर के केस में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 नए एनिमल्स बनते हैं उससे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें से थोड़ी सी और हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं आज इसमें से। जैसे जीवन फेज है, तो इस जीवन फेज में, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई सेल साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक, ऐसे जीवन फेज। तो जीवन फेज में क्या क्या होते हैं, क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्योंकि सेल साइकिल को हम लोग पहले ही थ्योरी में पढ़ाए हैं कि कुछ सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो कुछ इवेंट्स के सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, फिर फाइनली वो सेल डिवीजन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ कैसी होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो इसके लिए फूड की भी जरूरत होती है, फूड की, ठीक है ना, कुछ नई चीज बनने हैं तो उसके लिए फूड चाहिए। क्लियर हो गई बात। और नई चीज फूड तो चाहिए, फूड हमें रिक्वायरमेंट होगी, और उस कोई भी चीज नई बनानी है, ब्रेक करनी है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो ये जो फूड है ये तो एक्सटर्नल फैक्टर, ये सेल तो खुद फूड नहीं, वो तो बाहर से लेना पड़ता है ना। तो एक तरह से क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फूड हो गया, ठीक है ना। सेल अगर ग्रोथ करनी है तो फूड चाहिए उसको, एक तरह से तो एक्सटर्नल फूड हो गया। साथ साथ में ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है यहाँ पर। ऑर्गेनेल्स, ये जो एंजाइम्स लगेंगे किसके लिए, फॉर ऑर्गेनेल सिंथेसिस, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनेल सिंथेसिस के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होती है। अब आप समझ जाइए यहाँ से कि प्रोटीन कैसे बनती है। प्रोटीन बनने का एक प्रोसीजर होता है, डीएनए होगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन में भी एंजाइम्स, ठीक है ना, ये एंजाइम्स भी हो सकता है या स्ट्रक्चरल कोई प्रोटीन हो सकती है, लेकिन हमें एंजाइम्स की बात करनी है। तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए डीएनए से कोई काम हो रहा है, मतलब ये जेनेटिक जीन हो गया, जेनेटिक कोडिंग हो गई, मतलब इंटरनल फैक्टर हो गया। एक तरह से क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर हो गया। तो हमने ये देखा कि जो जो जीवन फेज है वो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों पे ही क्या करती है, डिपेंडेंट है, ये दोनों पे डिपेंडेंट है। बाकी जितनी भी फेजेस हैं SG2M वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो ओनली एंड ओनली इंटरनल फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है,
ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। G1 फेज डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एक्सेप्ट G1 फेज, ऑल अदर फेजेस डिपेंड्स ओनली ऑन इंटरनल फैक्टर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और ऑर्गेनेल्स डबल होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए फूड चाहिए जो एक्सटर्नल फैक्टर बन जाएगा, वो सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर, वो क्या बनेगा, एक्सटर्नल फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। और जो एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कैसे बनती है, डीएनए से। तो डीएनए से पहले मैसेंजर आने, तो इसमें मतलब G1 फेज में ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। क्लियर हो गई बात। इतनी बात आप समझिए इस बात को। अब देखिए ये जो एंजाइम्स अगर कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो ये तो मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। तो ये जो G1 फेज है ये कैसी फेज है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है ना। G1 में हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव, कैसी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी एक प्रोसेस आती है G0 की, तो G0 की अभी हम बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको समझिए। अब आ गए हम लोग एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए एक तो हमारा यहाँ पर पहले ही सब समझ में आ गया कि डीएनए डुप्लीकेशन। अब डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है अगर, ठीक है ना, अगर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है तो एंजाइम्स की जरूरत चाहिए, होगी। तो एंजाइम्स अगर काम कर रहे हैं तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखो जो डीएनए डबल हो रहा है, तो इस G1 फेज में पहले ही करेक्शन कर लिया जाता है, डीएनए का करेक्शन चेकिंग होती है यहाँ पे कि कहीं डीएनए गड़बड़ तो नहीं है, कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है, कि अगर डीएनए जरा से भी डैमेज होगा तो वैसे ही दूसरा कॉपी बन जाएगी, क्योंकि डीएनए डबल होना है तो वैसे ही उसकी कॉपी बन जाएगी। तो यहीं पे चेक होता है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो चेक होता है यहाँ पर, तो डीएनए का करेक्शन होता है G1 पेज में। एक हम लोग डीएनए करेक्शन या डीएनए रिपेयर एट G1 फेज में एक हमारे पास ये हो गया। तो देखो G1 फेज में काफी लंबी बात होगी हमारी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होती है और सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस भी होते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया। और एंजाइम्स बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गया। और देखो ये मोस्ट वेरिएबल फेज होती है, ये जो हमारे पास में G1 फेज है, कैसी है ये, मोस्ट वेरिएबल का मतलब ये है मोस्ट वेरिएबल फेज। उसका मतलब ये यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसमें, देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था मैंने डीएनए रिपेयर के लिए, शायद वो दिख नहीं पाया आपको। तो डीएनए रिपेयर होगी इसमें से G1 फेज में, ठीक है ना। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दोनों पे डिपेंड होगी, ये बात होगी। दूसरी बात ये यहाँ पर कि G1 फेज है मोस्ट वेरिएबल फेज है। क्लियर हो गई बात। कैसे, जैसे अगर वहां पर फूड्स सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है अगर, ठीक है ना, तो उसको बहुत G1 फेज कंप्लीट करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसको कंप्लीट करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से फूड की अवेलेबिलिटी पे उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में है फूड तो कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगी, नहीं है तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा। ये G1 फेज हो गई। अब एस फेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब डीएनए डबल हो गया तो उसकी पैकेजिंग के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन, आपको इतना ध्यान रखना है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात इसमें से हम लोग करते हैं कि यहाँ पर ऐसे एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात है। क्या होता है, सेंट्रियोल एक है तो ये दो बन जाएगा, इसी टाइप में दो बन जाएंगे। तो सेंट्रियोल कैसे हो गए, डबल हो गए, सेंट्रियोल डबल, ठीक है ना। इतनी बात, ये एस की बात हो गई। अब हम लोग G2 फेज की बात करते हैं। यहाँ पे G2 फेज में क्या होता है, तो आइए G2 फेज में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो G2 फेज में एक्चुअल में M के लिए, क्योंकि M फेज में तो डिवीजन होना है, तो M के लिए एकदम से प्रिपरेटरी फेज होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको,
प्रिपरेशन फॉर डिवीजन या प्रिपरेटरी फेज, एक ऐसे वर्ड दे सकते हैं इसको, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, ठीक है ना। ये एक दूसरा वर्ड दे सकते हैं इसको, प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज फॉर एम फेज, प्रिपरेटरी फेज फॉर एम फेज, ठीक है ना। एम फेज के लिए प्रिपरेटरी फेज होती है। जितनी भी सेल डिवीजन के लिए, मतलब एम फेज के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफिल होता है, ठीक है ना। जैसे एम फेज में डिवीजन होना, तो डिवीजन होने के लिए क्या चाहिए मुझे, स्पिंडल फाइबर चाहिए। स्पिंडल फाइबर्स किसकी बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो इसमें से ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन भी होगा। एम फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा इसका। क्लियर हो गई बात। आप इस पॉइंट को नीचे यहाँ पे जीवन फेज में एक साथ लिख लीजिएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत कहाँ होती है, फॉर स्पिंडल फाइबर्स, फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसकी होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं कि इनके पास खुद का डीएनए होता है। तो ऐसे ऑर्गेनेल जो ऑटोनॉमस डुप्लीकेशन कर सकते हैं, जो ऑटोनॉमस होते हैं, जो खुद का कंट्रोल होता है, उसमें न्यूक्लियस के डीएनए से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो ऐसे ऑर्गेनेल्स से यहाँ डबल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डबल होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनेल से G2 फेज में क्या होते हैं, डबल होते हैं। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे ग्रोथ भी होगी, G2 में क्या होगी, ग्रोथ भी होगी। अब ग्रोथ होनी है तो नए नए ऑर्गेनेल्स बनेंगे, दूसरे ऑर्गेनेल्स, उसके लिए एंजाइम्स अगर चाहिए तो ग्रोथ, अगर उसके लिए एंजाइम चाहिए तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो होना ही होना है। और एंजाइम्स अगर वर्क कर रहे हैं तो ये भी मेटाबॉलिकली कैसी होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। मतलब जितनी भी G1 हो, S हो, G2 M हो, मतलब सेल साइकिल में कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, हर जगह एक्टिव होगा मेटाबॉलिकली। यहाँ तक कि अगर हम लोग देखेंगे इसमें से G0 फेज को, अभी आगे बढ़ते हैं, तो G0 फेज भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। तो ये G2 फेज हो गया। क्लियर हो गई बात। फिर M फेज है, तो M फेज में वो सेल क्या हो जाएगी, वो दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगी, उसका डिवीजन हो जाएगा। इतना समझना है आपको, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा अभी और आगे देखते हैं, G0 फेज के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग थोड़ा सा G0 फेज देखेंगे, फिर इसके बाद इसमें से प्लॉइडी हमें पढ़नी है और अमाउंट ऑफ डीएनए भी पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेना हमें। आइए G0 फेज देख लेते हैं। देखिए, कभी कभी कोई भी सेल है, एक नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल या तो डिवीजन के लिए जाएगी, सेल डिवीजन के लिए जाएगी, सेल डिवीजन के लिए जाएगी, तो फिर वो कहाँ इंटर करेगी, इंटर इनटू सेल साइकिल, इंटर इनटू सेल साइकिल, सेल साइकिल में इंटर कर जाएगी। कोई भी सेल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो परमानेंट सेल बन जाती है। क्या बन जाती है, परमानेंट सेल बन गई। अगर परमानेंट सेल अगर बन गई तो नॉट इंटर, वो नहीं सेल साइकिल में नहीं जाएगी, क्योंकि वो फिक्स हो गए, वो सेल डिवीजन नहीं करेंगे, परमानेंट बन गए। परमानेंट बन गई है मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। जैसे कोई भी मान लो स्किन ही मान लीजिए, तो स्किन सेल वो अपना स्किन ही बनाइए, इसके बाद डिवीजन नहीं करना उसको। तो नॉट इंटर इनटू सेल साइकिल, सेल साइकिल में वो नहीं जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो वो सेल साइकिल में जाती है और ना परमानेंट होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए इसमें G1 फेज की प्रोसेस चल रही थी और ये पता चला कि उसका डीएनए डैमेज है। अगर वो डीएनए डैमेज है तो वो वहीं पर रुक जाएगी, फिर आगे इवेंट्स नहीं बढ़ेंगे, कोई एंजाइम्स नहीं काम करेंगे, कुछ नहीं। सेल डिवीजन के लिए जो वर्किंग चल रही थी अब वो नहीं चलेगी, जब तक कि वो डीएनए डैमेज जो था वो रिपेयर ना हो जाए। तो वो जब वहीं पर रुक गई है तो उसी फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, G0 फेज। क्या बोलेंगे, G0 फेज, या इसी को एक नाम देते हैं क्वेसेंट फेज, ठीक है ना। क्वेसेंट फेज भी नाम देते हैं इसको। तो ये क्वेसेंट फेज है। अब अगर डीएनए डैमेज से रिपेयर हो गया है, आगे जो चेक पॉइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं अब सब कुछ सही है, तो दोबारा फिर वो आगे प्रोसेस बढ़ जाएंगे,
जी नॉट से आके फिर वो इसमें आ जाएगी एस फेज में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बस जीवन फेज था तो उसको कुछ गड़बड़ लगी कि डीएनए डैमेज है या कुछ और गड़बड़ी लगी उसको, तो वहीं पे रुक गई। वो कब तक के लिए रुक गई, जब तक वो जो गड़बड़ी है वो सही नहीं हो गई। तो जब रुक गई है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं जी नॉट फेज, ये क्वेश्चन फेज। अब देखो जी नॉट फेज है ये, वो रुक गई है। वो सिर्फ रुकी कितना है कि सेल डिवीजन वाले जो इवेंट्स है वो रुकी हुई है, ऐसा नहीं डेड तो नहीं हुई है ना, डेड बिल्कुल नहीं हुई है। तो अभी भी वो लिविंग है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो जी नॉट फेज भी क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अगर आप बहुत इजीली समझना, ये तो बहुत इजी है, आप खुद समझ रहे हैं कि बस वो इवेंट्स रोके गए जो सेल डिवीजन के लिए हैं। जब तक वो करेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए रोके गया है, बाकी तो सेल अभी चल ही रहा है ना उसमें सारे काम। बेसिकली जो लिविंग के लिए जो एंजाइम्स और ये सारी चीज़ें वो तो चल रही है ना, क्योंकि ऑलरेडी लिविंग है और उसमें करेक्शन भी चल रहा है, और जिस दिन करेक्शन सही हो गया बस उसी दिन वो आगे बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये जी नॉट फेज की बात है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें से प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं। इसमें से प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। देखिए हम एक बात ध्यान रखिए कि इसमें जीवन फेज में वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में पड़ा रहता है डीएनए। एस में भी ऐसे ही रहता है, G2 में भी रहता है, ठीक है ना। एम फेज में 4 फेज आप इसमें कर लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ऐसे। तो एम फेज में क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम कहाँ बनता है, एम फेज में, मतलब एक तरह से मेटाफेज, सॉरी एम फेज के मेटाफेज में बन जाता है, प्रोफेज में नहीं बनता है। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन चल रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्रोमोसोम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो एम फेज में, एम फेज के मेटाफेज में। इतना ध्यान रखिए, ये क्या है, ये मेटाफेज। मेटाफेज किस में आता है, एम फेज में आता है। क्लियर होगी बात। अब हम लोग आज समझते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी, ठीक है ना। चलिए एक दूसरा फिगर देख लेते हैं इसमें से, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी हमारे पास में एक ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं। G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया और M हो गया, ठीक। हम स्टार्टिंग में 2 क्रोमोसोम ले लेते हैं। अब देखो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में नहीं, क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, जो कि रॉन्ग है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ क्रोमोसोम बना दे रहे हैं। एक्चुअल में क्रोमोसोम तो जो एम फेज के मेटाफेज में बनता है, इसका ध्यान रखिए आप, लेकिन समझाना है मुझे इसलिए बना। अब यहाँ पर जैसे 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये हो गया, हम इसको ऐसे बना दें, ठीक ना, ऐसे क्रोमोसोम में एक ही हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम कुछ होते थोड़ी ना, ये जो डीएनए है, डीएनए अच्छे से अरेंज कर दीजिए, पैक्ड कर दीजिए, और प्रोटीन का जो पेलिकल की कवरिंग होती है उस पर चढ़ा दीजिए, तो ऐसे क्रोमोसोम बन जाता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर डीएनए है। तो जो डीएनए का अमाउंट है इनिशियल में, ठीक है ना, किसी एक का मैंने मान लिया कितना है, 2C है, कितना है, 2C है यहाँ पर। अभी हम सिर्फ डीएनए अमाउंट की बात कर रहे हैं जीवन फेज में। एस फेज में जब डुप्लीकेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे डबल हो जाएगा, इसकी कॉपी बन गई, आपस में जुड़ गया तो ऐसे बन गया। तो एक अभी क्रोमोसोम तो एक ही है ना, बस वो डबल हो गया है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये। अब ये क्रोमोसोम कैसे थे, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे। कैसे थे ये, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये डबल हो गया, दूसरा वाले को भी डबल कर दे रहे हैं हम, क्योंकि उसकी फोटोकॉपी हुई है, फोटोकॉपी बस उसी में चिपक जाती है। तो ये क्रोमोसोम कैसे हो गए, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो गए। कैसे हो गए ये, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो गए। क्लियर हो गई बात ये। तो क्रोमोसोम पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं, पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं, लेकिन इसमें डीएनए का जो अमाउंट था उसका यहाँ पे डबल हुआ है यहाँ पे। तो किसी एक को लेके बात करते हैं तो कैसा हो गया ये, 4C हो गया। क्लियर हो गई बात। अभी भी ये यहाँ से ऐसे आएंगे तो अभी भी डुप्लीकेटेड फॉर्म में ही है, ठीक है ना, अभी भी कैसे हैं ये, डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, ठीक। तो अभी भी कैसे रहेंगे, 4C होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसमें आते हैं, इसमें तो इसमें क्या होते हैं, ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे
ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मान लीजिए 2 सेल बटनी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये वाला ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद यहाँ से ऐसे हो गया, दोनों अलग अलग हो गए ये, ठीक है ना। तो एक इसमें चला गया, ठीक है ना, एक इसमें चला गया। फिर ये वाला अलग हुआ, तो ये वाला इसमें गया और ये वाला किसमें चला गया, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें आ गया। कहिए तो सिम्बलाइज कर दें, ये वाला इसमें गया है, ठीक है ना, और ये वाला इसमें आ गया है, ठीक। ये वाला यहाँ पर गया है और ये वाला इसको मान लो ये यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया ना, ठीक। तो जो एम फेज है, एम फेज में कैसे हो गए, फिर से ये पहले इनिशियल अमाउंट जब ऐसा था 2 सी था, तो अभी भी तो ये कैसा हो गया, ये 2 सी हो गया कि नहीं हो गया, अभी भी तो 2 सी हो गया एम फेज में। क्लियर हो गई बात। इसके ग्राफ बनाते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए का हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे। ये मान लीजिए अमाउंट ऑफ, इधर अमाउंट ऑफ डीएनए है ये, इधर ये 2 सी हो गया, ये 4 सी मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो एक ग्राफ बनाते हैं। तो जो G1 फेज है, मान लीजिए ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया और ये M हो गया, इस तरह से। S फेज में कितना है, 2 सी है और कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो ये 2 सी मैंने कांस्टेंट कर दिया ऐसे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। G1 फेज में, पूरे G1 फेज में 2 सी रहा अमाउंट, तो पूरे फेज में, G1 फेज में 2 सी रहा, ये कांस्टेंट कर दिया। फिर हम ये देखते हैं कि S फेज में पहले तो ऐसे ही आए होंगे, फिर डुप्लीकेशन हुआ है, तो पहले 2 सी के फॉर्म में आए थे, फिर एकदम से बढ़ गए 4 सी हो गए। तो पहले बढ़े ऐसे, पहले 2 सी थे ना, और बढ़ने के बाद कैसे हो गए, वो 4 सी हो गए। यहाँ पे ऐसे देखो कैसे हो गए, ये इसको मान लो ऐसे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर 2 सी था, 2 सी से जब डुप्लीकेशन हो गया तो कैसा हो गया, 4 सी हो गया यहाँ पर। फिर हम देख रहे हैं ये G2 फेज, G2 फेज में पूरे में कैसा रहा, 4 सी रहा है। चलिए हम 4 सी कर लेते हैं, ये 4 सी आ गया है, अभी 4 सी है। फिर M फेज में 4 सी से कैसे हो गए, 2 सी हो गए। ये देखिए यहाँ पर, ये 2 सी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। पूरे इसमें 4 सी रहा है, फिर यहाँ पे 2 सी हो गए। तो हम लोग ऐसे 4 सी से कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं डीएनए का अमाउंट है, यहाँ पर कैसा है, G1 में कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखते हैं तो कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल है। 2 सी से 4 सी हो गया। फिर यहाँ पर कैसा है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर कैसा है, ये वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट ऑफ डीएनए की बात हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए अब दूसरी इसमें प्लॉइडी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनको डिप्लॉइड मान लेते हैं, मान लीजिए होमोलॉगस पेयर है, 2 के फॉर्म में है ये होमोलॉगस पेयर है और ये